स्वागत है आपका रात के हमसफर हिंदी कहानी में। आज की रात हम एक बेहद नर्म, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है बांस की झोपड़ी। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उन दिनों की झलक है जब जिंदगी की असली खुशियां सादगी और अपनापन में छुपी होती थीं। जैसे जैसे आप इन लफ्जों में खोते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद धीरे धीरे उतरने लगेगी और दिल को एक अनकही राहत महसूस होगी। अगर आपको भी ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां या सुकून देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ हर दिन एक नई कहानी आती है, सिर्फ आपको सुलाने और थकान उतारने के लिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपके हर छोटे से लाइक और कमेंट से यह एहसास होता है कि आप सचमुच यहीं हैं, मेरे साथ, इस नींद भरी दुनिया की यात्रा पर। तो अब रोशनी हल्की कर लीजिए, पंखे की धीमी आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस छोटी सी बांस की झोपड़ी की ओर, जो बारिश में टपकती, गर्मी में जलती, सर्दी में कांपती थी। लेकिन उसी झोपड़ी से हर शाम हंसी की आवाज़ आती थी। माँ का नाम माया था और उसके छोटे बेटे का नाम छोटू। यही दोनों इस कहानी की आत्मा थे। गांव के किनारे, खेतों और पगडंडियों के पार एक बहुत ही साधारण सी बांस की झोपड़ी खड़ी थी। दूर से देखने पर लगता जैसे कभी भी गिर जाएगी, पर करीब जाने पर उसका एक अलग ही आकर्षण था। शायद यह आकर्षण मिट्टी की उस खुशबू से आता था जो झोपड़ी के हर बांस में रची बसी थी, या शायद उस आवाज़ से जो हर शाम दीवारों से छनकर बाहर आती थी, माँ और बेटे की हंसी की आवाज़। माया सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने चली जाती, दूसरों की ज़मीन पर बुवाई और कटाई करना, कभी गाय भैंस संभालना, कभी किसी घर में दिहाड़ी पर झाड़ू पोंछा करना। यही उसकी ज़िंदगी थी। सुबह का पहला कौर भी अक्सर काम पर जाने के बाद ही नसीब होता, लेकिन वह कभी शिकायत न करती। दूसरी ओर छोटू अपने फटे पुराने कपड़ों में भी पूरे गांव का सबसे अलग बच्चा था। न उसके पास खिलौने थे, न जूतों का कोई जोड़ा। चप्पल की जगह वह नंगे पांव खेतों और पगडंडियों पर दौड़ता, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक हर किसी को रुककर देखने पर मजबूर कर देती। उसकी हंसी में इतनी मासूमियत थी कि जैसे सूरज की पहली किरण सीधे दिल पर पड़ रही हो। गांव वाले अक्सर सोचते, इतनी गरीबी में भी ये बच्चा हंस कैसे लेता है। कभी कभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे छोटू, तेरे कपड़े तो इतने फटे हैं कि हवा उनसे भी खेल जाती होगी। छोटू पलटकर बस हंस देता और कहता, हवा के भी खिलौने चाहिए होते हैं, मैं उसे कपड़े दे देता हूं। गांव के लोग भी इस बात पर चुप हो जाते। वही मासूम जवाब उनकी अपनी सोच से कहीं बड़ा लगता। माया को कई बार चिंता घेर लेती। रात के अंधेरे में जब सर्द हवा दरारों से होकर झोपड़ी में घुसती, तो छोटू कांपने लगता। बरसात में तो हाल और भी बुरा हो जाता। झोपड़ी की छत से पानी टपक कर बिस्तर को भिगो देता। कई बार माया और छोटू को एक ही कोने में सिकुड़ कर बैठना पड़ता, ताकि वहां जितनी देर तक ओसार बचा रहे उतना समय गुजारा जा सके। फिर भी ऐसे पलों में छोटू कह देता, अम्मा, हमारी झोपड़ी भले ही छोटी है, पर इसमें हमारी हंसी सबसे बड़ी दौलत है। माया उसका माथा चूम लेती और आंसुओं को हंसी में छिपा लेती। गांव के ठीक बीच में एक बड़ा सा घर था। यह घर था गांव के जमींदार भपून सिंह का। उसके खेत दूर दूर तक फैले थे। उसके आंगन में रोज ताज़ा दूध की बाल्टियां रखी जातीं और उसके दरवाजे पर हमेशा नौकर चाकर खड़े रहते। भपून सिंह अपनी ताकत और रौब के लिए जाना जाता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन एक चीज थी जिसे देखकर उसे भी अक्सर हैरानी होती। माया और छोटू की बांस की झोपड़ी से हर शाम उठता सुकून। भपून सिंह कई बार सोचता, इनके पास है ही क्या, न सोना चांदी, न जमीन जायदाद, फिर भी इनके चेहरे पर यह नाचती हुई हंसी कहाँ से आती है। उसकी खुद की हवेली में सन्नाटा रहता था। नौकर चाकर थे, पर उनके चेहरों पर खुशी नहीं। बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकता था, पर हर निवाले के साथ अकेलापन चुभता था। शायद यही वजह थी कि भपून सिंह की नज़र उस झोपड़ी पर बार बार चली जाती। एक शाम आसमान पर अजीब से बादल छा गए। गरजती बिजली, तेज हवा और धूल से पूरा गांव कांप उठा। खेतों में खड़े फसल के पौधे झुक झुक कर जमीन से लगने लगे। ऐसा लग रहा था मानो तूफान पूरा गांव अपने साथ बहा कर ले जाएगा।
इसी दौरान भपून सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने 2-3 गुंडों के साथ आया और सीधा माया की झोपड़ी के सामने रुक गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, माया, ये झोपड़ी अब किसी काम की नहीं बची। देखो, अभी की अभी टूट जाएगी। तुम और ये लड़का यहां कब तक जिंदा रहोगे? आओ मेरे घर, नौकरी कर लो, बदले में तुम्हें छत भी दूंगा और रोटी भी। गांव के लोग भी तूफान से बचने के लिए इकट्ठा हुए थे। सबने जमींदार की बात सुनी। कई लोगों ने आपस में फुसफुसाकर कहा, इस बार जमींदार सही कह रहा है। आखिर पेट भर खाना और सिर पर छत जरूरी है। माया चुप रही। उसने छोटू की ओर देखा। छोटू के चेहरे पर हल्की सी दुविधा थी। अम्मा, जमींदार का घर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वहां हमारी हंसी कौन देगा? हमारी छत अगर गिरे भी, लेकिन हमारी हंसी को कोई नहीं गिरा सकता। गांव वाले अवाक रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा लड़का ऐसी बड़ी बात कह देगा। भपून सिंह की भौहें तन गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जवाब को वह अपमान माने या किसी अनकही सच्चाई को। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए खामोशी उतर आई। भीड़ की कानाफूसी धीरे धीरे उसके कान तक पहुंच रही थी। वह असहज हो गया और तभी तेज हवा की एक लहर उठी। बांस की झोपड़ी हिलने लगी। चरमराहट की तेज आवाज आई। झोपड़ी की एक पूरी दीवार कांपते हुए आगे की ओर झुक गई। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे ये तो अभी गिरेगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन माया वहीं खड़ी रही। उसने छोटू को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। गांव वाले सांस रोके देख रहे थे। क्या सच में इस बार उनकी हंसी बांस की टूटी दीवारों के नीचे दब जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो इस रात को पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बना देगा? झोपड़ी की दीवार हवा के झटकों से चरमरा रही थी। लोग सहमे हुए देखते रहे। किसी ने सोचा कि अब यह पल झोपड़ी का आखिरी पल है, पर उसी वक्त छोटू ने अपनी मासूम लेकिन तेज आवाज में कहा, अम्मा, डर मत। हमारा बांस टूट सकता है, पर हमारी हिम्मत नहीं। माया ने कसकर उसे सीने से चिपका लिया। गांव वाले एक कदम पीछे हट गए, मानो उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं झोपड़ी उन पर ही न गिर पड़े। जमींदार भपून सिंह ने घोड़े की लगाम खींची और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, देख लिया सबने, मैंने पहले ही कहा था ये झोपड़ी गिरने वाली है। अब बताओ माया, क्या तू अब भी इसी कमजोर बांस की दीवार से अपनी जिंदगी बांध कर रखेगी, या मेरे घर चलकर सुरक्षित छत और गर्म खाना चुन लेगी? माया ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि तभी आसमान में बिजली कड़की और झोपड़ी का एक बांस सचमुच टूटकर नीचे गिर पड़ा। दीवार आधी खुल गई और अंदर रखा एक मिट्टी का घड़ा धड़ाम से बाहर लुढ़क आया। घड़े का पानी मिट्टी में समा गया। भीड़ में खड़े लोगों ने आह भरी। बस अब तो ये पल पल की बात है, बेचारे कहाँ जाएंगे? लेकिन छोटू बिना डरे उस टूटे बांस को उठाकर खड़ा हो गया। उसने बार बार उसे सीधा करने की कोशिश की, जैसे अकेले ही पूरी झोपड़ी को बचा लेगा। उसकी नन्ही हथेलियों में न तो ताकत थी, न ही कोई औजार, पर उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी कि लोग चुप हो गए। उसी समय भीड़ में से एक नया चेहरा आगे आया। वह था एक दुबला पतला नौजवान, रामू। रामू गांव का ही रहने वाला था, लेकिन लोग उसे पागल समझते थे। वह अक्सर अकेला खेतों में गाता गुनगुनाता घूमता और बच्चों की छोटी छोटी मदद कर देता। मजदूर लोग उसे सीधा सादा मानते, पर गांव का पढ़ा लिखा तबका उस पर कभी ध्यान नहीं देता। रामू दौड़कर आया और छोटू के हाथ से वह बांस पकड़ लिया। उसने अपने गठीले कंधों से झोपड़ी की हिलती हुई दीवार को थाम लिया। डर मत छोटू, ये बांस तेरे साथ अब मैं थामूंगा। जब तक मैं हूं झोपड़ी नहीं गिरेगी। छोटू की आंखें चमक उठीं। रामू भैया। गांव वाले चौंक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वे नालायक कहते थे वही आज सबसे पहले मदद के लिए दौड़कर आएगा। भपून सिंह ने यह नजारा देखा और ताना मारा, अरे वाह, एक पागल और एक बच्चा मिलकर पूरी दुनिया का बोझ उठा लेंगे। माया, तू समझ क्यों नहीं रही? ये सब दिखावा है। सच ये है कि कल तक तू और तेरा लड़का सड़कों पर होंगे। तू मेरी बात मान ले। माया की आंखों में भर आए आंसू गिरने ही वाले थे कि छोटू ने अपनी कर्कश पर मासूम आवाज में कहा, अम्मा देखो ना, झोपड़ी को रामू भैया भी अपने कंधे से थामे हुए हैं। जब दोस्ती और हिम्मत साथ हो तब कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। भीड़ में एक हल्की हलचल हुई।
लोग आपस में धीरे बातें करने लगे। सच में बच्चे में कितनी हिम्मत है। और रामू, हम सब उसे बेकार कहते थे, पर देखो वही आज जान लगा रहा है। इतने में तूफान और तेज हो गया। हवा इतनी गरज रही थी कि लग रहा था पूरा गांव उखड़ जाएगा। छप्पर की पत्तियां उड़कर इधर उधर जाने लगीं। झोपड़ी के अंदर रखा पुराना पलंग भी खिसक कर एक ओर चला गया। छोटू ने देखा कि झोपड़ी ऐसे नहीं टिक पाएगी। उसने तुरंत मिट्टी से एक विचार निकाला। मिट्टी को गीला करते हुए बोला, अम्मा, जल्दी से कांसे का घड़ा उठाओ, मैं उसमें से पानी लाकर मिट्टी गीली कर दूंगा। गीली मिट्टी खोखले बांस को कसकर रोक सकती है। माया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुझे ये कैसे सूझा? अम्मा, छोटू मुस्कुराया। जब मैं खेतों में खेलता हूं तो बांस की सीटी बनाने के लिए मिट्टी से उसे जकड़ता हूं। वही तरीका यहां भी काम करेगा। गांव वाले दंग रह गए। एक छोटा बच्चा जो स्कूल तक नहीं जाता इतना बड़ा हल सोच सकता है, यह उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माया तुरंत घड़ा उठाने लगी। कुछ और औरतें भी आगे आईं। सबने मिलकर झोपड़ी की दरारों में गीली मिट्टी भर दी। रामू अब भी अपने कंधे से दीवार थामे था। छोटू उसकी मदद करता रहा। धीरे धीरे झोपड़ी स्थिर होने लगी। तूफान की गर्जना अब भी जारी थी, पर झोपड़ी की दीवारें थोड़ी मजबूत होकर डगमगाना छोड़ चुकी थीं। भीड़ में से आवाजें उठने लगीं। वाह छोटू, देखा, ये बच्चा सच में हम सबसे बड़ा सोचता है। रामू भी हीरो निकला। भपून सिंह तिलमिला गया। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने घोड़े की लगाम झटका और बोला, यह नाटक ज्यादा देर नहीं टिकेगा। झोपड़ी कुछ दिन और खड़ी भी रही तो क्या होगा? भूख तो तुम्हें खा ही जाएगी। जब भूख का दर्द असली रूप लेगा तब देखूंगा ये हंसी कहां भाग जाती है। यह कहकर उसने अपने गुंडों को इशारा किया और वहां से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने माया पर एक ठंडी नजर डाली। वह नजर मानो कह रही थी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। माया ने अपनी सांसों को समेटा और छोटू के बालों पर हाथ फेरा। बेटा, तूने आज मां का सीना चौड़ा कर दिया। तू सच में मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। रामू ने दीवार से कंधा हटाते हुए थकी मुस्कान दी और बोला, माया बहन, छोटू छोटा है पर इसका दिमाग बहुत बड़ा है। इसे संभाल कर रखना। गांव में खड़े लोग अब झोपड़ी की ओर आदर से देख रहे थे। बांस की कमजोर दीवार अब भी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसमें एक नई मजबूती आ चुकी थी। उस रात जब तूफान थमा और चांदनी फिर से धरती पर उतरी तो झोपड़ी से वही हंसी गूंजी। पर इस बार गांव वालों ने उस हंसी को और गहराई से सुना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात भपून सिंह के मन में एक और क्रूर योजना जन्म ले रही थी। और अगली सुबह यह परिवार एक नई मुश्किल में फंसने वाला था। रात भर तूफान का असर गांव पर छाया रहा। सुबह हल्की धूप जमी, लेकिन हवा में अब भी कल की बेचैनी महसूस हो रही थी। खेतों के किनारे पड़े टूटे पेड़ों की डालियां और बिखरी हुई पत्तियां बता रही थीं कि कल रात किस कदर प्रकृति ने गांव को परखा है। माया ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। चारों ओर कीचड़ फैला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष और शांति थी, क्योंकि कल रात उसकी झोपड़ी बच गई थी। छोटू मिट्टी से लथपथ हाथ धोते हुए बाहर आया और बोला, अम्मा, देखा ना, हमारी झोपड़ी बच ही गई। माया ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, तेरी सूझबूझ और भगवान की दया से। किंतु उसी समय दूर से जमींदार भूपन सिंह के नौकर आते दिखाई दिए। 3 आदमी बैलगाड़ी पर कुछ सामान लेकर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे खुद भूपन सिंह भी बढ़ा चला आ रहा था। गांव वाले उत्सुकता से देखने लगे। भूपन सिंह इस बार झोपड़ी के सामने रुककर खामोशी से चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। उसकी आंखों में योजनाओं की साजिश चमक रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, माया, तूने कल मेरी बात नहीं मानी। ये गांव की इज्जत के खिलाफ है। जब जमींदार की बात टाली जाती है तो उसका नतीजा छोटा नहीं होता। भूपन ने नौकरों की तरफ इशारा किया। उन्होंने बैलगाड़ी से कुछ बोरियां उतारी। ये थे पुराने भारी पत्थर और टूटी ईंटों का ढेर। सभी ने हैरत से देखा कि यह सामान यहां क्यों लाया गया। भूपन सिंह ने भ्रष्ट मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो, बरसात के मौसम में गांव की नहर और रास्ते टूट जाते हैं, सबको मरम्मत करनी होती है, लेकिन इस बार इस काम का बोझ मैं माया पर डालता हूं।
यही गांव का नियम होगा। बांस की झोपड़ी में रहने वाले को अब भारी पत्थर ढोने होंगे, नहीं तो इस गांव में जीने का हक नहीं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। किसी ने धीमे स्वर में कहा, यह कैसी नाइंसाफी है। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, पर भूपन सिंह के सामने कौन बोले। माया का चेहरा सख्त हो गया। उसने झोपड़ी की ओर देखा और फिर बेटे की ओर। छोटू की आंखों में रोष की चमक थी। वह सीधा आगे बढ़ा और बोला, जमींदार, यह बोझ सिर्फ हमारी झोपड़ी पर क्यों? पूरे गांव का है तो सब गांव वाले मिलकर क्यों न उठाएं? गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे की आवाज हवा में गूंज गई। भूपन सिंह गुस्से से लाल हो गया। छोटे मुंह से बड़ी बातें, तेरी ये जुबान किसी दिन तुझे भारी पड़ेगी। रामू, जो पास ही खड़ा था, अब आगे आया। उसने आवाज उठाई, जमींदार जी, छोटू सही कह रहा है। रास्ता सबके लिए है। उसकी मरम्मत कैसे एक अकेली बेचारी औरत पर थोपी जा सकती है? अब गांव के कुछ और लोग भी फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे उनमें हिम्मत का संचार होने लगा। भूपन सिंह ने गुर्राकर कहा, ठीक है, तो मैं सबको मौका देता हूं। या तो तुम सब इस औरत के साथ काम बांटो, वरना इसकी झोपड़ी मेरी जमीन से हटाई जाएगी। यहां रहने का हक नहीं। इस बार गांव में खामोशी और गहराई से उतर आई। यह खामोशी डर की थी। कोई सीधे सामने आकर विरोध करने की जुर्रत न कर सका। माया ने गहरी सांस भरी। उसने गांव की तरफ देखा और कहा, ठीक है भूपन सिंह, अगर यही तुम्हारा हुक्म है तो मैं पत्थर ढोऊंगी। मेरी मेहनत की आदत है। छोटू ने तुरंत विरोध किया, अम्मा, तुम क्यों मान रही हो? यह तो अन्याय है। पर माया ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, कभी कभी अन्याय को सहना भी पड़ता है, जब तक कि सही समय पर उसका जवाब न दिया जाए। फिलहाल मैं हार नहीं मानूंगी। भूपन सिंह हंस पड़ा। बस यही देखना था मुझे। अब ये औरत दिन रात इन पत्थरों में पिसती रहेगी। चलो। वह बैलगाड़ी पर बैठा और अपने गुंडों के साथ निकल गया। उसके जाते ही गांव वाले पास आए। कुछ ने सहानुभूति जताई, पर कोई खुलकर मदद का वादा न कर पाया। माया बहन, बहुत बुरा हो रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं? रामू ने विरोध में चिल्लाया, तुम सब डरपोक हो। एक औरत पर बोझ डालकर चुप बैठे हो। लेकिन भीड़ चुपचाप छंटने लगी। छोटू की आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से से जमीन थपथपाई और कहा, अम्मा, मैं भी तुम्हारे साथ पत्थर उठाऊंगा। हम दोनों मिलकर दिखाएंगे कि झोपड़ी में रहने वाले भी सबसे मजबूत हो सकते हैं। माया ने बेटे की ओर देखा और कुछ देर तक उसकी आंखों में डूबी रही। फिर बोली, हां बेटा, तू मेरा सहारा है। जब तू साथ है तो चाहे काम कैसा भी बड़ा हो, हम कर लेंगे। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ पत्थर ढोने का काम नहीं, यह हमारी हिम्मत की परीक्षा है। उस रात झोपड़ी के बाहर पत्थरों का ढेर रखा रहा। हवा में खामोशी थी, पर झोपड़ी के भीतर हल्की हल्की रोशनी और माँ बेटे की बातें एक नए संकल्प का इशारा कर रही थीं। पर कहानी का असली मोड़ तो अब आना बाकी था, क्योंकि भूपन सिंह ने सिर्फ बोझ डालने की योजना नहीं बनाई थी। उसके मन में कुछ और चाल थी, जो अगले ही दिन खुलने वाली थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। खेतों पर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन माया की झोपड़ी के बाहर रखे पत्थरों का ढेर उस सुबह की शांति को काट रहा था। हर पत्थर मानो माया की जिंदगी पर रखा गया एक भारी बोझ लग रहा था। माया ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। हाथ में पुरानी साड़ी के टुकड़े से बना पोटली सा कपड़ा बांधा। वह पत्थरों को एक एक करके उठाने लगी। छोटू भी वहीं खड़ा था। उसकी उम्र नन्ही, शरीर दुबला पतला, लेकिन मन में पहाड़ सी हिम्मत। अम्मा, मैं भी उठाऊंगा। छोटे पत्थर मुझे दे दो। माया ने पहले मना किया, लेकिन छोटे की जिद के सामने हार गई। उसने उसे हल्के हल्के पत्थर थमा दिए। छोटू उन पत्थरों को सिर पर रखकर धीरे धीरे चलने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह खुद को योद्धा समझ रहा हो। गांव वाले किनारे से देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर सहानुभूति थी तो कुछ के मन में डर। कोई खुलकर मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रामू आगे आया और बोला, माया बहन, मैं हूं ना, इस काम में अकेली क्यों खटोगी? मैं और छोटू मिलकर सब पत्थर ढो देंगे। माया थोड़ी झिझकी, पर फिर सिर हिला दिया। ठीक है रामू भाई, तू हमारे अपने जैसा है। तेरी मदद हमें भगवान का सहारा लगेगी। तीनों ने काम शुरू कर दिया। सूरज तेज हुआ, पसीना बहने लगा, पैरों में छाले पड़ गए।
छोटू के छोटे छोटे पैरों के तलवों पर मिट्टी और कांटे चुभ गए, लेकिन उसने कोई आह न भरी। वह हंसते हुए बोला, अम्मा देखो ना, मेरे कंधे पर तो पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं राजा हूं और ताज पहन रहा हूं। माया मुस्कुरा दी। आंखें भीग गईं, पर उसने रोना छिपा लिया। पास खड़े गांव वालों ने कानाफूसी की। ये छोटा बच्चा इतना बोझ उठा रहा है, गजब का हौसला है इसमें। पर किसी ने खुलकर मदद का हाथ फिर भी नहीं बढ़ाया। सबके मन में अब भी भूपन सिंह का डर था। दिन चढ़ता गया। दोपहर तक पत्थरों का आधा ढेर ही उठ पाया था। माया की सांसें भारी होने लगीं, लेकिन छोटू फिर भी हंसी से माहौल हल्का करने की कोशिश करता रहा। उसी समय दूर से भूपन सिंह अपनी पालकी में आता दिखाई दिया। इस बार उसके साथ गांव का मुखिया भी था, रघुनाथ। मुखिया का चेहरा गंभीर था और आंखों में मजबूरी झलक रही थी। भूपन सिंह ने आते ही ऊंची आवाज में कहा, वाह माया, बहुत मेहनत कर रही है तू, लेकिन लगता है इससे काम पूरा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कल तक ये पूरा ढेर उठाकर नहर किनारे पहुंचना चाहिए, नहीं तो। उसने रुक कर ताना मारा, तेरी बांस की झोपड़ी रास्ते से हटवा दी जाएगी। गांव वाले घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुखिया ने धीमे स्वर में कहा, माया, बुरा मत मानना, जमींदार के फैसले का विरोध करना मेरे बस में नहीं। तू कोशिश कर, शायद सब ठीक हो जाए। माया ने पथराई निगाहों से मुखिया को देखा। उसके चेहरे पर निराशा की दरार खिंच गई। छोटू आगे बढ़ा और मुखिया से बोला, चौधरी काका, आप बुजुर्ग हैं, गांव के नेता हैं। आप अगर जमींदार का साथ देंगे तो बाकी गांव वाले कैसे हिम्मत करेंगे? क्या सही और गलत का फैसला करना भी डर से बड़ा हो गया है? मुखिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर झुक गया। वह भीड़ में गुम हो गया। भूपन सिंह ठाका मारकर हंस पड़ा। देखा, यहां सब मेरी बात मानते हैं। ये गांव मेरा है, और जो मेरी बात ना मानेगा उसका अंजाम झोपड़ी से भी बुरा होगा। इतना कहकर वह चला गया। माया जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। छोटू ने तुरंत उसका हाथ थामा और कहा, अम्मा, हम हारेंगे नहीं। चाहे कितने पत्थर क्यों ना हो जाएं, हम मिलकर सबका सामना करेंगे। रामू ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, छोटू ठीक कह रहा है। ये पत्थर सिर्फ बोझ नहीं है, ये हमारी हिम्मत की परीक्षा बन गए हैं, और हम सब मिलकर इस परीक्षा में पास होंगे। गांव वाले अब भी चुप थे, पर उनकी आंखों में हल्की बेचैनी जरूर थी। उनमें से कई के दिल में आग जल रही थी, लेकिन डर उन्हें जकड़कर बैठा रहा। शाम होते होते झोपड़ी के बाहर का आसमान सुर्ख लाल हो गया। माया और छोटू थक कर चूर हो चुके थे। उनका शरीर कांप रहा था, पर उनके मन में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। रात को जब दोनों थोड़ी देर सोने लेटे तो छोटू ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, कभी लगता है कि ये पत्थर हमें गिराने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। माया ने बेटे को सीने से लपटा लिया। हाँ बेटा, तू सही कहता है। ये परीक्षा हमें वो ताकत देगी जो शायद हमें पहले कभी न मिली। लेकिन उसी रात जब गांव की गलियों में सब सोया हुआ था, भूपन सिंह अपने गुंडों के साथ चुपके से निकला। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। उसने कहा, माया दिन भर पत्थर ढोलेगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। कल सुबह जब जेठान नदी का किनारा टूटेगा और पानी खेतों में घुसेगा, तब पूरा गांव समझ जाएगा कि मैं क्या करता हूं। और दोष माया पर जाएगा। लोग सोचेंगे नहर टूट गई क्योंकि उसने पत्थर सही जगह नहीं लगाए। गुंडे हंसने लगे। बहुत अच्छा मालिक, इस तरह तो कल तक पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। भूपन सिंह ने गर्व से हंसते हुए कहा, हाँ, तब ये माँ और बेटा गांव में अकेले पड़ जाएंगे और उनकी बांस की झोपड़ी मलबे में बदल जाएगी। रात काली थी, लेकिन उस अंधेरे के भीतर एक चाल बुन रही थी, इतनी खतरनाक कि अगले दिन माया और छोटू के लिए उनकी हिम्मत से भी बड़ा तूफान खड़ा करने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब गांव की झोपड़ियों पर पड़ी तो पंछियों का शोर भी असामान्य लगा। गांव में हलचल थी। लोग चौक चौराहे की ओर भाग रहे थे। कानाफूसी और अफवाहों की गूंज हवा से ज्यादा तेज थी। नहर का किनारा टूट गया है, पानी खेतों में भर गया है, धान की पूरी फसल डूब रही है। माया और छोटू ने झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा कि गांव के उत्तरी ओर, जहां काम के लिए पत्थर ले जाए गए थे, वहां सचमुच अफरा तफरी मच गई थी। खेतों में कीचड़ फैल चुका था।
किसान अपने अपने नुकसान पर रो रहे थे। किसी की आधी फसल डूब गई थी तो किसी के बैल घुटनों तक दलदल में फंस गए थे। गांव वाले गुस्से से इकट्ठे होने लगे। किसी ने चिल्लाया, ये सब उस माया और उसके लड़के की वजह से हुआ है। पत्थर का काम उसी को दिया गया था। हाँ, सही कहते हो, उसने ठीक से काम नहीं किया। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और वो लोग वहीं हंसते रहते हैं। भीड़ उग्र होने लगी। छोटू हक्का बक्का रह गया। वह अम्मा की ओर मुड़ा और बोला, अम्मा, हमने तो पूरी ईमानदारी से पत्थर ढोए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? माया का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गई कि यह सब सीधा सीधा साजिश है, लेकिन लोगों को समझाना आसान नहीं था। उधर भीड़ के बीच से भूपन सिंह अपने चमचों के साथ आगे आया। चेहरा दुखी बनाने की कोशिश कर रहा था, पर आंखों में चालाकी की झलक साफ थी। गांव वालों, उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस झोपड़ी में रहने वाली औरत यह काम नहीं कर पाएगी। देख लो परिणाम, नहर टूट गई, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। दोषी कौन है? यही माया और उसका लड़का। भीड़ से और आवाजें आईं। हाँ, यही दोषी हैं। गांव को बर्बाद कर दिया। रामू उस माहौल को बर्दाश्त न कर पाया। वह सीधे आगे बढ़ा और भीड़ को ललकार कर बोला, अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात तक यही औरत और यही बच्चा पत्थरों में जी जान लगा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर नहर टूटी है तो इसके पीछे कोई और वजह है। यह सब माया और छोटू की गलती नहीं। चुप कर जा पगले, भीड़ से आवाज आई। तू तो हमेशा इनके पक्ष में बोलता है। वो इसलिए क्योंकि तू खुद भी किसी काम का नहीं। रामू के शब्द हवा में तैर गए, लेकिन असर कम ही हुआ। लोग गुस्से में थे। भीड़ का शोर सुनकर छोटू आगे आया। उसके गाल पर मिट्टी के निशान थे और आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन हिम्मत की चमक पहले जैसी थी। वह ऊंची आवाज में बोला, गांव वालों, तुम सब सच देखे बिना फैसले पर मत पहुंचो। मैं कसम खाता हूं कि मेरी अम्मा और मैंने अपनी पूरी ताकत से पत्थर ढोए थे। अगर नहर टूटी है तो कोई और कारण है। शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। कुछ देर तो भीड़ सन्न रही। फिर भूपन सिंह ने ठाका लगाया, वाह, अब ये बच्चा गांव वालों को बेवकूफ बनाएगा। सब देख लो, ये छोटा सा छोकरा हमें बताने चला है कि असली अपराधी कौन है। आईना देखो, आईना। गांव वाले फिर भड़क उठे। हाँ, सच में, हमें नकली कहानियां मत सुनाओ। अगर काम ठीक से किया होता तो पानी कैसे बहता? भीड़ धीरे धीरे माया और छोटू की तरफ बढ़ने लगी। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने बांस की छड़ी थाम ली। माहौल हिंसा की ओर बढ़ रहा था। माया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने छोटू को पीछे खींचकर सीने से लगा लिया। हे भगवान, हमने तो मेहनत की थी, पर अब ये लोग हमारे खून के प्यासे हो गए। रामू बीच में खड़ा हो गया और चिल्लाया, अगर किसी को माया या छोटू पर हाथ उठाना है तो पहले मुझ पर उठाओ। मैं जान देकर भी इन्हें बचाऊंगा। भीड़ एक पल ठिठकी, मगर गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। तभी एक बुजुर्ग, गांव का पुराना लोहार हरिया, खामोश भीड़ से आगे आया। उसके हाथों में उम्र की झुर्रियां थीं और आवाज में अनुभव की गूंज। रुक जाओ सब लोग। सबने उसकी ओर देखा। हरिया ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कल रात कुछ अजीब देखा था। नहर के किनारे देर रात कुछ लोग घूम रहे थे। उनके पास लालटेन थी और वे पानी की धार में कुछ खोद रहे थे। उस वक्त अंधेरा था, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि नहर अपने आप नहीं टूटी। किसी ने उसे जानबूझकर कमजोर किया है। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। क्या सच में? तो मतलब ये औरत निर्दोष है? भूपन सिंह ने तुरंत बीच में बोलकर मामला संभालने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं। ये बूढ़ा बुढ़ापे में कहानियां गढ़ता है। तुम सब उसकी बातों पर मत जाओ। लेकिन हरिया ने तड़प कर कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम सब मेरी बात नहीं मानते तो मुझे कल रात वाली जगह पर ले चलो। वहां अब भी निशान जरूर मिलेंगे। गांव में हलचल मच गई। लोग अब संदेह में पड़ गए। किसी किसी की नजर भूपन सिंह पर भी टिकी। माया ने छोटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, सच छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल ये जरूर सामने आएगा। छोटू ने उसकी ओर देखकर फुसफुसाया, अम्मा, हम हारने नहीं वाले, चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। उस पल झोपड़ी की कमजोर दीवारें भी मानो उनकी हिम्मत का साथ दे रही थीं। हवा में संघर्ष की गंध घुली हुई थी।
पर साथ ही उम्मीद की भी हल्की किरण थी। लेकिन भूपन सिंह चुपचाप अपने गुंडों को इशारे कर रहा था। उसके चेहरे पर शिकारी सी हंसी थी। यह साफ था कि वह इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। उसकी अगली चाल और ज्यादा खतरनाक थी। गांव के लोग अब अगले दिन सुबह नहर के किनारे प्रमाण देखने जाने का निर्णय करने लगे। माहौल गमगीन था, लेकिन शक की सुई गांव वालों के मन में लग चुकी थी। उस रात जब माया और छोटू अपनी बांस की झोपड़ी में लौटे तो थकान से चूर होने के बावजूद उनकी आत्मा में एक नई आग थी। झोपड़ी से फिर वही हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वह हंसी संघर्ष की पुकार जैसी थी। और उधर हवेली में बैठा जमींदार सोच रहा था, आज लोग शक कर रहे हैं, पर कल सुबह तक मैं ऐसा सबूत पैदा कर दूंगा कि नहर टूटने का दोष इन्हीं पर साबित हो जाए। सुबह सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था कि गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग आपस में बातें कर रहे थे। रात की घटनाओं की गूंज अब भी हर घर में थी। छोटे छोटे समूह बन गए। कहीं लोग भूपन सिंह के कठोर फैसले का समर्थन कर रहे थे, तो कहीं कुछ लोग अब भी शक में थे। हरिया काका सही कहते हैं या नहीं, ये तो नहर जाकर ही पता चलेगा। हाँ, आज सब साफ होना चाहिए, नहीं तो गांव बर्बाद होगा। गांव का बड़ा हिस्सा इकट्ठा होकर नहर की ओर चल पड़ा और उनके बीच माया, छोटू और रामू भी थे। छोटू की आंखों में नींद की कमी थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता पहले से ज्यादा थी। हरिया अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखा रहा था। वह थक चुका था, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत कायम थी। यही था वो मोड़, यही जगह जहां मैंने देर रात लालटेन देखी थी। लोग मिट्टी खोद रहे थे। लोग उत्सुकता से झुककर देखने लगे। गीली मिट्टी अब भी ताजा सी लगी हुई थी। जगह जगह खुदाई के निशान थे, मानो किसी ने जानबूझकर किनारा ढीला किया हो। रामू ने जोर से पुकारा, देखा, मैंने कहा था, माया और छोटू निर्दोष हैं। अगर ये काम सही से नहीं किया होता तो ऐसे कुछ निशान क्यों होते? साफ दिख रहा है कि किसी ने खुदाई की है। भीड़ में कानाफूसी बढ़ गई। सच में ये तो मशीन से खोदी गई लगती है। किसका हाथ हो सकता है इसमें? छोटू की आंखों में आग की चमक उतर आई। उसने चारों ओर देखा और फिर ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, यही वो सबूत है। हमने कल मेहनत की थी, भूखे प्यासे रहकर पत्थर ढोए थे, पर किसी ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया और हमें दोषी ठहराया। भीड़ मूर्त सी खड़ी हो गई। अब लोग असमंजस में थे। कुछ गांव वाले भूपन सिंह की तरफ सोच रहे थे। इसी वक्त शोर सुनकर भूपन सिंह भी अपने नौकरों के साथ वहां आ पहुंचा। चेहरे पर नकली चिंता का भाव लिए बोला, अरे, ये क्या हो रहा है? सब लोग यहां क्यों जमा हैं? हरिया ने सीधा उसकी ओर इशारा किया। भूपन, ये जगह देख, किसी ने जानबूझकर मिट्टी खोदी है। यही वजह से नहर टूटी और खेत बर्बाद हुए। हमें शक है कि ये तेरा ही काम है। गांव में हलचल और तेज हो गई। भूपन सिंह का चेहरा कस गया, लेकिन तुरंत हंसी बना ली। हरिया, तेरा दिमाग अब बूढ़ा हो गया है। मैं क्यों खुद अपनी नहर तोड़वाऊंगा? इससे तो मेरा भी नुकसान है। भीड़ में किसी ने कहा, बात तो सही है, नुकसान तो सबका हुआ, फिर ये सब किसने किया? रामू चिल्लाया, ये चालाकी है। नुकसान भूपन सिंह के खेत को नहीं हुआ, सिर्फ गरीबों की क्यारी डूबी है। उसके हिस्से का पानी तो दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। देखो जरा ध्यान से। वाकई, जब लोगों ने गौर से देखा तो पाया कि भूपन सिंह के हिस्से वाले खेत में पानी न के बराबर घुसा था, जबकि आसपास के छोटे किसानों की पूरी फसल डूब गई थी। अब भीड़ में खुसुर पुसुर और बढ़ गई। सच में यहां तो कोई चाल है। भूपन सिंह के खेत कैसे बच गए? ये तो अजीब है। छोटू की मासूम आंखें भी अब तल्ख हो गईं। उसने ऊंची आवाज में भूपन सिंह से पूछा, अगर आप दोषी नहीं हैं तो बताइए, आपके खेतों में पानी क्यों नहीं भरा? लोग भूखे मरेंगे, लेकिन आपके यहां सब सही सलामत है। गांव में पहली बार किसी ने इतने सीधे सवाल के साथ जमींदार को घेर लिया था, और वो भी एक छोटे लड़के ने। भूपन सिंह तिलमिला गया। उसके गुंडे आगे बढ़े और छोटू को डराने लगे। छोकरा, जुबान संभाल, बड़ों से ऐसे सवाल नहीं करते। रामू तुरंत बीच में आ खड़ा हुआ। किसी ने अगर छोटू को हाथ लगाया तो पहले मुझसे टकराना होगा। गांव वाले अब और ज्यादा बंट गए। आधे लोग चुपचाप खड़े रहे, लेकिन बाकी आधों का भरोसा अब डगमगा रहा था।
धीरे धीरे फुसफुसाहट गुस्से में बदलती जा रही थी। भूपन सिंह को लगा कि लोग उसके खिलाफ जाने लगे हैं। उसने त्रुप का पत्ता फेंकते हुए कहा, गांव वालों, देखो, ये सब नाटक है। माया और उसका बेटा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैं दोषी हूं तो सबूत दिखाओ। सिर्फ शक से सच साबित नहीं होता। गांव अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, हां, सबूत चाहिए, तो वहीं कुछ बोल उठे, भूपन सिंह पर शक वाजिब है, उसके खेत कैसे बचे। माया कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने लोगों की भीड़ में खड़े मुखिया को पुकारा, चौधरी जी, आप गांव के मुखिया हैं, आपको सच सामने लाना चाहिए। अगर हम गलत साबित हों तो सजा हमें मिलेगी, लेकिन अगर भूपन सिंह दोषी निकला तो क्या आप चुप रहेंगे? मुखिया असमंजस में था। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। वह भूपन सिंह से डरता था, लेकिन हरिया की सच्चाई और छोटू की मासूम जिद उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिर वह बोला, ठीक है, मैं गांव की पंचायत बुलाऊंगा, इसमें सबकी बात सुनी जाएगी। अगर सच में किसी की चाल है तो वो सामने आएगी। पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ेगा, इवन भूपन सिंह को। गांव में शोर गूंज उठा। कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे कि अब मामला गांव की पंचायत में जाएगा। छोटू ने तुरंत अम्मा की ओर देखा और बोला, अम्मा, ये हमारा मौका है, सच को दबा नहीं सकते, पंचायत में हम सब बताएंगे। माया ने उसे सीने से लगाया, हाँ बेटा, यही हमारा रास्ता है। लेकिन दूर खड़ा भूपन सिंह जहरीली मुस्कुराहट लिए अपने गुंडों को इशारे कर रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, वह पंचायत को भी अपनी मुट्ठी में करने वाला है। गांव वालों को लग रहा था कि अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन असली साजिश अब भी बाकी थी। उस शाम जब झोपड़ी के भीतर माया और छोटू थके हुए लेटे, तो छोटू ने धीरे से कहा, अम्मा, अगर पंचायत में सब हमारे खिलाफ हो गए तो? माया ने उसके माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, डर मत बेटा, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर सारी दुनिया झूठ के साथ खड़ी हो जाए तो भी सच अकेला जीत सकता है। झोपड़ी के भीतर फिर वही हंसी गूंजी, लेकिन इस बार उसमें कांपती चिंता भी शामिल थी। और उधर हवेली में बैठा भूपन सिंह अपने गुंडों को समझा रहा था, पंचायत कल होगी और कल सबूत और गवाह मेरे होंगे। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव माया को दोषी मान ले। अगले दिन गांव का चौपाल सुबह से ही लोगों से भरने लगा। चौपाल वह जगह थी जहां बरगद के नीचे लकड़ी का बड़ा चबूतरा बना हुआ था। गांव की बड़ी समस्याएं और फैसले हमेशा वहीं हुआ करते थे। आज वहां असामान्य भीड़ जमा थी। औरतें दूर दूर से आईं, बच्चे झाड़ियों के पीछे खड़े थे, बूढ़े लोग अपनी लाठी टेकते हुए आ पहुंचे। सबकी नजर चौपाल के बीच में लगी दरी पर थी, जहां एक ओर माया और छोटू बैठे थे, उनके साथ रामू भी। दूसरी ओर हथेली झाड़कर आराम से बैठा था भूपन सिंह। उसके दोनों तरफ उसके चमचे गुंडे खड़े थे। मुखिया रघुनाथ बीच में बैठा। उसकी आवाज में गंभीरता थी, गांव वालों, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं ताकि नहर टूटने का सच सामने आ सके। कल से पूरा गांव परेशान है, किसान बर्बाद हो गए और दोष माया पर डाला जा रहा है। लेकिन आज पंचायत फैसला करेगी, जो भी सच होगा वही सबको मानना होगा। भीड़ में कानाफूसी गूंज उठी। मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। पहले जमींदार भूपन सिंह अपनी बात रखे। भूपन सिंह खड़ा हुआ, चेहरा गंभीर और आवाज में बनावट की मिठास। गांव वालों, तुम सब मेरे खेत और घर को जानते हो। अगर मैं दोषी होता तो मेरा भी नुकसान होता, लेकिन नुकसान हुआ है तुम्हारे खेतों का। क्यों? क्योंकि इस औरत माया और उसके बेटे ने काम ढंग से नहीं किया, इसलिए नहर टूट गई। भीड़ से कुछ आवाजें उठीं। हां, ये सही कह रहा है। कल हमने देखा था, पत्थर पूरी तरह नहीं लगे थे। भूपन सिंह ने तुरंत अपनी चाल चलाई। उसने अपने चमचों को आगे बुलाया। पहला चमचा बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि माया पत्थर अधूरे छोड़ आई। वह थक गई थी और बाकी काम को ढककर चली गई। दूसरे ने कहा, बिल्कुल, छोटू खेल कूद में पत्थरों को फेंक भी रहा था, मजाक कर रहा था काम के समय। भीड़ में से कुछ लोग हां हां करने लगे। रामू गुस्से से खड़ा हुआ, ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माया और छोटू ने पूरी मेहनत से पत्थर ढोए थे। पूरे गांव को पता है कि उन्होंने भूखे प्यासे रहकर भी काम किया था। अब हरिया भी लाठी टेकते हुए उठ खड़ा हुआ।
उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन सच्चाई से भरी हुई। मैं गवाही देता हूं कि कल देर रात मैंने कुछ लोगों को लालटेन लिए नहर के किनारे देखा था। नहर अपने आप नहीं टूटी, किसी ने जानबूझकर खोदा। भीड़ में हलचल बढ़ गई। कुछ सहमा सहमा कर बोले, हाँ, हरिया काका सच कह रहे हैं। लेकिन वो लोग कौन थे? भूपन सिंह बेशर्मी से हंस पड़ा। अरे ये बूढ़ा है, रात में परछाई को भी भूत समझ लेता है। इसकी गवाही का कोई मतलब नहीं। भीड़ का फैसला डगमगाने लगा। तभी छोटू खड़ा हुआ। उसकी आवाज मासूम लेकिन दृढ़ थी। गांव वालों, मैं सच कह रहा हूं। हमने पत्थरों को अपनी पूरी मेहनत से लगाया था। अगर गलती से काम अधूरा छूट जाता तो मैं मान लेता, लेकिन किसी ने नहर को जानबूझकर खोदा है ताकि दोष हम पर आए। लोग चुप थे। बच्चा इतनी सच्चाई से बोल रहा था, लेकिन डर और शक दोनों उनके मन पर छाए हुए थे। छोटू ने आंख भरकर कहा, आप सब हमारे साथ कितनी ही शामें बैठे हो, हमारी झोपड़ी से हंसी सुनी है। क्या आपको लगता है कि हमने कभी किसी का बुरा सोचा होगा? फिर हम ऐसा क्यों करेंगे कि पूरा गांव बर्बाद हो जाए? सोचिए। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन भूपन सिंह ने तुरंत और दूर की चाल चला। उसने अपनी झोली से गीली मिट्टी की एक मुट्ठी निकाली और सबको दिखाते हुए बोला, देखो, ये मिट्टी नहर की ही है। मेरे आदमी सुबह वहां गए और देखा कि वहां पत्थरों के नीचे जगह खाली है और मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, यानी ये छोटू के पांव के ही हैं। यही सबूत है कि यही बच्चा नहर के आसपास खेल रहा था और मिट्टी खोद दी। गांव में हलचल तेज हो गई। अरे, ये तो सच बोल रहा है। हाँ, छोटा बच्चा शरारती भी है। हो सकता है खेल खेल में मिट्टी हटा दी हो। छोटू तिलमिला गया। नहीं, ये झूठ है। मेरे पैर के निशान कैसे हो सकते हैं? मैं तो काम खत्म करके झोपड़ी में आ गया था। लेकिन भूपन सिंह की चाल असर करने लगी थी। ज्यादातर लोग उसके डर और उसके झूठे सबूतों में फंसते जा रहे थे। माया की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगाया और गांव वालों की तरफ देख कहा, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अगर उसे दोषी मानना ही है तो पहले मुझे दोषी मानो, क्योंकि मेरी छाया तक उससे अलग नहीं है। गांव में खामोशी छा गई। मुखिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, पंचायत का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। आज रात तक सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। कल इस चौपाल पर सच का फैसला होगा। गांव के लोग एक एक करके छौंकने लगे। माया और छोटू की तरफ अब भी कुछ लोग सहानुभूत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग भूपन सिंह की चाल से बहक चुके थे। रामू गुस्से से कांप रहा था। उसने छोटू से कहा, डर मत भाई, कल को मैं सब उजागर करूंगा। भूपन सिंह चाहे कितनी भी चाल चले, सच उसके झूठ को काट देगा। छोटू ने धीरे से कहा, रामू भैया, लगता है कल की पंचायत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। माँ माया ने दोनों के सर थाम लिए। हाँ बेटा, कल सच और झूठ के बीच की लड़ाई होगी और हमें हार नहीं माननी। उस रात बांस की झोपड़ी में नींद सबकी आंखों से दूर थी। भीतर माँ, बेटा और रामू तीनों चुपचाप बैठे थे, जबकि बाहर हवा में तनाव तैर रहा था और हवेली में भूपन सिंह आत्मविश्वास से कह रहा था, कल सुबह पंचायत में ऐसा सबूत दूंगा कि माया और उसका लड़का हमेशा के लिए गांव से चले जाएंगे और फिर उनकी झोपड़ी सिर्फ याद में रह जाएगी। सवेरे गांव का माहौल असामान्य रूप से भारी था। चौपाल के आसपास पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। आज पंचायत का फैसला होना था। हर किसी के दल में उथल पुथल थी। कुछ लोग चाहते थे कि माया निर्दोष साबित हो और कुछ डर या लोभ के कारण जमींदार का पक्ष ले रहे थे। झोपड़ी से निकलते समय माया ने छोटू का हाथ कसकर पकड़ा। छोटू बोला, अम्मा, जो भी हो, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। माया ने उसकी आंखों में ताकते हुए कहा, हाँ बेटा, सच सबसे बड़ी ढाल है। भले ही हमें झूठ से चोट लगे, लेकिन जीत अंत में सच की ही होगी। चौपाल पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमींदार भूपन सिंह पहले से अपनी जगह पर डटा हुआ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। पास ही उसके गुंडे और कुछ खुशामदी बैठे थे, जो हर हाल में उसका साथ देने वाले थे। पंचायत शुरू हुई। मुखिया ने कहा, गांव वालों, आज हम यह तय करेंगे कि नहर टूटने का असली कारण क्या था। मेहनत की कमी या किसी की साजिश। सबको बराबर मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। सबसे पहले भूपन सिंह खड़ा हुआ। गांव वालों, मैं फिर कहता हूं कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं सिवाय माया और उसके बेटे का है।
मैंने काम उसके हवाले किया था और नहर टूट गई। सबूत इसे ही दोषी बताते हैं। उसने एक और चाल चली। अपने नौकर से कागज के कुछ पन्ने निकलवाए और चौपाल पर फैला दिए। ये देखो, ये मेरे आदमी की गवाही है। उसने कल रात छोटू को नहर के पास खेलते हुए देखा था। भीड़ में से कुछ लोगों ने तुरंत कहा, हाँ, यही तो हम सोच रहे थे। बच्चा शरारती है, गलती कर ही दी होगी। पर इस बार रामू उबल पड़ा। ये सब झूठ है, कोई कागजी गवाही सच को नहीं बदल सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने मेहनत पूरी की थी, और अगर खेलना ही था तो क्या छोटू इतनी बड़ी नहर गिरा सकता है? हरिया भी लाठी टेक कर खड़ा हुआ। मैं कसम खाता हूं कि मैंने लालटेन लिए लोगों को नहर के किनारे देखा था, और वो शायद इन्हीं के आदमी होंगे। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। ये क्या हो रहा है? कौन सच बोल रहा है? अब छोटू खड़ा हुआ। उसकी आवाज मासूम लेकिन दिल को छू जाने वाली थी। गांव वालों, आप सब मेरे खेल, मेरी हंसी और मेरी मां की मेहनत को जानते हो। अगर हम गलत निकले तो मैं अपनी झोपड़ी छोड़ दूंगा, लेकिन सोचो, क्या हम अपनी हंसी को मिट्टी में दबाकर कभी अपने पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं? भीड़ पर असर हुआ। कई चेहरे जो अब तक भूपन सिंह की ओर झुके थे, छोटू की बात सुनकर सोच में पड़ गए। लेकिन भूपन सिंह ने अब आखिरी चाल चली। उसने एक आदमी को खड़ा किया। वह गांव का ही गरीब किसान था, लेकिन लालच में आकर जमींदार का पट्टू बन गया था। उसने कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि छोटू पत्थर सही से नहीं रख रहा था। उसने खेल खेल में उन्हें इधर उधर कर दिया, इसलिए किनारा कमजोर पड़ा। भीड़ फिर भड़कने लगी। अब तो गवाह भी बोल रहा है। लगता है सच यही है। माया का चेहरा उतर गया। उसने छोटू को देखकर आंसू पी लिए। छोटू की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने अम्मा का हाथ कसकर थाम लिया। रामू ने ललकारा, ये सब झूठी गवाही है। कोई तो हिम्मत करेगा सच कहने की? गांव में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ के पीछे से एक औरत की आवाज गूंजी। वह थी सोनी, गांव की विधवा। सब उसे दबा कुचला मानते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में आग थी। मैंने देखा था, कल रात भूपन सिंह के आदमी लालटेन लेकर नहर किनारे कुछ खोद रहे थे। मैं डर के मारे चुप रही, लेकिन आज मैं सच बोल रही हूं। माया पर इल्जाम लगाना गलत है। गांव में हलचल मच गई। क्या उसने देखा भी? तो फिर सच यही है। भूपन सिंह का चेहरा कस गया। उसने उसे डांटने की कोशिश की। चुप रह औरत, तुझसे कौन पूछ रहा है? सोनी गुस्से से बोली, आज तक हम चुप रहे, इसलिए तूने हमें दबाया, लेकिन अब हम नहीं डरेंगे। कुछ और गांव वाले भी हिम्मत करने लगे। हाँ, हमने भी देखा था लालटेन की रोशनी। अब लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। माहौल बदलने लगा। गांव के लोग अब भूपन सिंह की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, लगता है मामला साधारण नहीं है। बहुत गवाह अलग अलग बातें कर रहे हैं। पंचायत का फैसला अभी नहीं होगा। कल तक हम नहर का पूरा निरीक्षण करेंगे और सच सामने लाएंगे, और तब तक माया और छोटू को दोषी नहीं माना जाएगा। भीड़ एकदम हल्की हो गई। कई लोग राहत की सांस लेने लगे। माया की आंखों से आंसू छलके, लेकिन वह तुरंत छोटू को सीने से चिपका ली। छोटू ने धीमे स्वर में कहा, अम्मा, भगवान ने हमारी आवाज सुनी। लोग धीरे धीरे सच समझने लगे हैं। रामू ने भी कहा, हाँ, सच्चाई को दबाने की कोशिश चाहे जितनी हो, पर वो कल तक उजागर होकर रहेगी। पर दूर खड़ा भूपन सिंह अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसके चेहरे पर सफेद क्रोध और चालाकी साथ साथ थे। कल तक का वक्त है मेरे पास। अगर पंचायत ने सच्चाई देख ली तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए कल से पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबूत ही मिट जाए। चौपाल की पंचायत स्थगित हो गई थी, लेकिन गांव का माहौल पहले से भी भारी हो गया था। अब लोग खुले तौर पर आपस में दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ लोग कहते थे कि माया निर्दोष है, जबकि कुछ अब भी भूपन सिंह के डर से उसकी हां में हां मिलाते थे। झोपड़ी में लौटकर माया गहरी सोच में डूबी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। छोटू उसके पास बैठा था और धीरे से बोला, अम्मा, मैं जानता हूं भूपन सिंह ही असली दोषी है, पर सबूत कहां है? माया ने धीरे से उसका सिर सहलाया। बेटा, सच खुद अपने सबूत लेकर आता है, पर हमें आंखें खोलकर देखना होगा। रामू भी वहीं बैठा था। वह धीरे धीरे दरी पर झुकते हुए बोला, मुझे शक है कि भूपन सिंह आज रात ही कुछ करेगा।
पंचायत में कल सच्चाई सामने आ सकती है और उससे पहले वो सबूत मिटा देगा। छोटू की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। तो हमें उसके पीछे लगना होगा। अगर वो सच मिटाने जाएगा तो वही सच पकड़ने का मौका होगा। माया चौंक गई। नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, ये खतरनाक होगा। लेकिन छोटू जिद पर उतरा। अम्मा, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो हमें गांव से निकाल देगा, पर अगर मैं और रामू भैया साथ हों तो हम उसका राज खोल सकते हैं। रामू ने गंभीर आवाज में कहा। माया बहन, चिंता मत कर, मैं छोटू के साथ रहूंगा, उसे अकेला एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों अंधेरे में देखेंगे कि भूपन सिंह कहाँ जाता है। माया ने एक लंबी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह संघर्ष सिर्फ उसके बेटे का नहीं बल्कि पूरे गांव का था। उसने छोटू की आंखों में चमक देखकर कांपते होठों से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, अगर जरा भी खतरा लगे तो भागकर मेरे पास लौट आना। रात गहराई। गांव की झोपड़ियों में धीरे धीरे दिए बुझने लगे। धोखे की गंध हवा में घुली हुई थी। झोपड़ी के भीतर माया बेचैन थी, लेकिन छोटू और रामू बाहर झाड़ियों के पीछे छिपकर भूपन सिंह की हवेली पर नजर रखे थे। करीब आधी रात को हवेली का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला। लालटेन लिए कुछ परछाइयां बाहर आईं। उनके बीच में भूपन सिंह था। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और चालाकी भी। छोटू ने फुसफुसाकर कहा, रामू भैया, देखो, वही जा रहा है। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, चलो उसके पीछे। दोनों दबे पांव उसके पीछे लग लिए। रास्ते में सूखे पत्तों की चरमराहट से कहीं उनका राज खुल न जाए, इसलिए वे बार बार झुक झुक कर झाड़ियों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ते। भूपन सिंह और उसके आदमी सीधे नहर की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लालटेन की लौ अंधेरे में तीर की तरह चमक रही थी। जैसे ही वे नहर किनारे पहुंचे, छोटू और रामू थोड़ी दूरी पर चट्टानों के पीछे छिप गए। भूपन सिंह ने अपने आदमियों से कहा, जल्दी करो, ये गड्ढे पूरी तरह भर दो। कल सुबह जब पंचायत आएगी तो कोई सबूत नहीं मिलेगा। मिट्टी ऐसे दबाओ कि कोई पहचान न सके। उसके गुंडे मिट्टी भरने लगे। कुदाल की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। छोटू का खून खौल उठा। उसने रामू का हाथ दबाया और फुसफुसाया, रामू भैया, देखा ना, यही असली सबूत है। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, पर हमें इसे पकड़ना होगा। अगर हम अभी चिल्ला देंगे तो ये सब हमें ही मार देंगे। हमें चुपचाप सही वक्त का इंतजार करना होगा। छोटू की सांस तेज हो रही थी, लेकिन उसका मन साफ था। अब उसे किसी भी तरह यह सच गांव वालों तक पहुंचाना था। उसी समय हल्की सी खिसकती मिट्टी का टुकड़ा छोटू के पैरों तले से फिसला और पानी में छपाक की आवाज हुई। भूपन सिंह सतर्क हो गया। उसने लालटेन ऊंची की और चारों ओर नजर दौड़ाई। कौन है वहां? वह गरजा। रामू ने झटके से छोटू को अपनी बाहों में खींचा और दोनों चट्टानों के पीछे दबक गए। गुंडे लालटेन लेकर इधर उधर दौड़ पड़े, लेकिन अंधेरे और घने झाड़ियों ने छोटू व रामू को बचा लिया। एक गुंडा बोला, मालिक, शायद कोई जानवर रहा होगा। भूपन सिंह ने भौहें तान ली। ठीक है, लेकिन काम जल्दी खत्म करो। छोटू का दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सबको सुनाई दे जाएगा, पर उसने अपने होंठ भींचकर आवाज रोकी और रामू के कान में फुसफुसाया, अब तो सच हमारे हाथ में है। हमें सुबह तक किसी तरह गांव वालों को बताना होगा। रामू ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ, लेकिन हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ देख लेने से पंचायत नहीं मानेगी। छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तो चलो, मैं मिट्टी की गीली गांठ लेकर चलता हूं। इसमें इनके पैरों के निशान रहेंगे। वह दबे पांव नहर के दूसरी तरफ पहुंचा और उसने गीली मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर कपड़े में बांध लिया। उसमें सचमुच ताजे पैरों के निशान थे। जब भूपन सिंह और उसके आदमी जाते जाते गांव की ओर मुड़े तो छोटू और रामू भी दूसरी ओर से चुपके झोपड़ी की तरफ लौट आए। झोपड़ी पर पहुंचते ही माया ने घबराई आवाज में पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो? छोटू ने मुस्कुराकर कपड़ा खोला और मिट्टी का टुकड़ा सामने रखा। अम्मा, यह है हमारी जीत का सबूत। इसमें उनके पैरों के निशान हैं। सुबह पंचायत में हम ये दिखाएंगे। माया की आंखें भर आईं। उसने बेटे को कसकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, तूने मां का सिर ऊंचा कर दिया। अब गांव भी सच देखेगा। उस रात बांस की झोपड़ी में नींद किसी को नहीं आई, लेकिन अंधेरे से डरने के बजाय उनके दिलों में अब उम्मीद की रोशनी जग चुकी थी। और दूसरी ओर हवेली में
भूपन सिंह चैन से सो रहा था। उसे लगा उसकी चाल काम कर गई, लेकिन उसे क्या पता, जिसे मिट्टी में दबाने गया था वही मिट्टी उसकी हार का सबूत बनकर पंचायत में पेश होने वाली थी। सुबह होने से पहले ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई थी। चौपाल के बरगद के नीचे भीड़ जुटने लगी। आज पंचायत का निर्णायक दिन था। हर किसी के चेहरे पर जिज्ञासा और बेचैनी थी। माया ने झोपड़ी से बाहर निकलने से पहले भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। छोटू ने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा और कपड़े में बंधी हुई मिट्टी की गांठ को कसकर थाम लिया। रामू पीछे से आकर बोला, आज हमारी सारी मेहनत रंग लाएगी। छोटू, बस संभल कर बोलना, तेरी सच्चाई सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चौपाल पर पहुंचते ही भीड़ गूंज उठी। कुछ लोग माया की ओर सहानुभूतिपूर्ण नजरों से देख रहे थे तो कुछ लोग अब भी शंका से। भूपन सिंह हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरे चेहरे और ऊंचे ठाठ से बैठा था। मुखिया ने हाथ उठाकर सभा शुरू की। गांव वालों, आज पंचायत यह तय करेगी कि नहर टूटने का असली दोषी कौन है। कल बहुत बहस हुई पर फैसला नहीं हो पाया। अब दोनों पक्ष अपने आखिरी सबूत और गवाही सामने रखेंगे। सबसे पहले भूपन सिंह खड़ा हुआ। उसने शातिर अंदाज में कहा, मैंने कल भी कहा था कि माया और उसका लड़का इस सब के जिम्मेदार हैं। मेरे आदमी गवाही दे चुके हैं और इसके पास कोई सबूत नहीं। सोचो, अगर गरीब लोग काम बिगाड़ दें और फिर झूठ मूठ रोने लगें तो क्या गांव का भला होगा। भीड़ से कुछ लोग बोले, हाँ, इसका भी जवाब देना होगा। ऊपर से बच्चा तो शरारती भी है। मुखिया ने फिर कहा, अब माया या छोटू अपनी गवाही दें। सन्नाटा छा गया। छोटू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके नन्हे पैर कांप रहे थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। उसने कपड़े में बंधी हुई मिट्टी को खोला और सबके सामने रखा। ये देखिए, कल रात हम चुपके से भूपन सिंह और उसके आदमियों के पीछे गए। वहीं से ये मिट्टी लाई है। इसमें उनके पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। गांव वाले उत्सुक होकर झुककर देखने लगे। सचमुच गीली मिट्टी पर मोटे बूटों के निशान दर्ज थे। रामू ने जोर से कहा, यह सबूत है कि कल रात वही लोग नहर पर मिट्टी से छेड़छाड़ कर रहे थे। अगर ये काम माया और छोटू ने किया होता तो उनके पैर के छोटे छोटे निशान मिलते। ये निशान किसी बड़े और ताकतवर आदमी के हैं। गांव में हलचल मच गई। अरे, ये तो सच में बूट का निशान है। हाँ, माया तो नंगे पैर काम करती थी। फिर दोष इन्हीं लोगों का बनता है। भूपन सिंह तिलमिला उठा। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है। ये मिट्टी तो कहीं से भी लाई जा सकती है। इसका कोई मतलब नहीं। छोटू ने तुरंत जवाब दिया, अगर ये मिट्टी कहीं से भी लाई जा सकती है तो कल रात तुम नहर किनारे क्या कर रहे थे? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। लालटेन लिए खड़े थे और अपने आदमियों को खुदाई करने कह रहे थे। भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई। अब सबकी नजर भूपन सिंह पर टिक गई। हरिया ने लाठी टेक कर कहा, हाँ, मैंने भी लालटेन देखी थी और अब ये मिट्टी सबूत साबित कर रही है। सच को और कितना दबाओगे? अब गांव वालों की भीड़ गरज उठी, हाँ, यही दोषी है। भूपन सिंह ने फसल डुबोई ताकि गरीबों पर दोष डाला जा सके। इन्हें ही पंचायत से सजा मिलनी चाहिए। भूपन सिंह के चेहरे पर डर की झलक आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसके अपने ही गांव वाले उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसने बचाव में कहा, झूठ, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। ये गरीब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ताकत नहीं रही। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, भूपन सिंह, कल तक तुम्हारी ताकत के डर से लोग चुप थे, लेकिन आज सबूत और गवाही साफ कह रही है कि तू दोषी है। पंचायत फैसला करती है कि तू पूरे गांव के नुकसान की भरपाई करेगा और माया व उसके बेटे को अब कोई तंग नहीं करेगा। अगर फिर से तूने इसकी झोपड़ी तोड़ने की कोशिश भी की तो पूरा गांव तेरे खिलाफ खड़ा होगा। गांव में एक जोरदार गूंज उठी। हाँ, सही फैसला। अब ये औरत और बच्चा गांव के गर्व हैं। भूपन सिंह की चाल नाकाम हो गई। छोटू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अम्मा की तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, अम्मा, देखो, हमारी हंसी जीत गई। माया ने बेटे को पास खींचकर उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं, गर्व के थे। रामू ने भी गांव से कहा, आज से बांस की झोपड़ी सिर्फ गरीबी का प्रतीक नहीं रहेगी, बल्कि पूरे गांव के लिए हिम्मत और सच्चाई का प्रतीक बनेगी। गांव वाले तालियों और जयकारों से गूंज उठे।
हमेशा अकेली और उपहास की पात्र दिखने वाली वह बांस की झोपड़ी अब पूरे गांव का गौरव बन चुकी थी। और दूसरी ओर भूपन सिंह, जो हमेशा घमंड में डूबा रहता था, बेबस और शर्मिंदा खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और गुस्से की लकीरें साफ थीं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, बांस की झोपड़ी से फिर वही हंसी गूंजी। लेकिन इस बार वह हंसी सिर्फ मां और बेटे की नहीं थी, इसमें पूरा गांव शामिल था। पंचायत के फैसले के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। बरगद के नीचे जिस चौपाल ने हमेशा डर और दबाव का चेहरा देखा था, अब वहां लोगों की आंखों में एक अजीब सी राहत चमक रही थी। पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि भूपन सिंह को भी चुनौती दी जा सकती है। माया और छोटू जब अपनी झोपड़ी की ओर लौटे तो कई औरतें रास्ते में आकर उनसे गले मिल गईं। माया बहन, तू सच में हिम्मत वाली निकली। तेरा बेटा तो पूरे गांव का लाल है। छोटू लाल हो गया लेकिन मुस्कुराया और बोला, अम्मा कहती हैं हिम्मत छोटी से छोटी झोपड़ी में भी रह सकती है। गांव के बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पीछे पीछे चलने लगे। कोई कह रहा था, देखो देखो, ये वही छोटू है जो जमींदार के सामने बोल गया। हम भी बड़े होकर ऐसे ही साहसी बनेंगे। गांव की हवा जैसे बदलती जा रही थी। बांस की झोपड़ी अब गांव का गर्व बन गई थी। पहले लोग उसे दया भरी नजरों से देखते थे, आज उसके सामने से गुजरते वक्त सिर झुका लेते थे, जैसे उसे प्रणाम कर रहे हों। रामू ने झोपड़ी के बाहर आकर माया से कहा, बहन, आज तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गांव की है। ये लोग अब शायद हिम्मत करना सीखेंगे। माया ने आंख भरकर कहा, रामू भाई, अगर तू और मेरा छोटू न होता तो ये झोपड़ी कब की गिर चुकी होती। तुम दोनों ने ही मुझे सहारा दिया। उस रात झोपड़ी के भीतर पहली बार एक गहरी शांति थी। माया ने छोटे को अपने पास लिटाकर कहा, बेटा, तूने आज मां का सिर ऊंचा कर दिया। एक दिन तुझ पर पूरा गांव गर्व करेगा। छोटू नींद में भी मुस्कुराया। उसकी हंसी धीमे धीमे बाहर तक गूंज रही थी, जैसे बांस की झोपड़ी अब गांव के लिए दीपक बन गई हो। लेकिन दूसरी ओर हवेली में भूपन सिंह अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अपमान की आग धधक रही थी। वह बड़बड़ाया, आज तो पंचायत ने मुझे नीचा दिखा दिया, लेकिन ये आखिरी नहीं है। वो औरत और उसका छोकरा, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। गांव वाले भले ही खुश थे, लेकिन माया जानती थी कि असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह गांव में एक नया दृश्य देखने को मिला। किसान आपस में इकट्ठे होकर टूटे नहर के किनारे की मरम्मत करने लगे। इस बार सबने मिलकर ठाना कि अकेली औरत पर बोझ नहीं डालेंगे। कोई मिट्टी ला रहा था, कोई पत्थर ढो रहा था, कोई मजबूत लकड़ियों से सहारा दे रहा था। जब छोटू वहां पहुंचा तो सब बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाईं। देखो देखो, छोटू आ गया, अब काम मजेदार होगा। छोटू मुस्कुराकर बोला, चलो भैया लोग, मिलकर इसे ठीक कर दें। अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई जमींदार हमें फिर धोखा नहीं दे पाएगा। गांव वालों की मेहनत देखकर माया की आंखें भर आईं। कल तक जो लोग डर से चुप थे, आज वे सब साथ में खड़े थे। यह बदलाव उसकी जीत से बड़ा इनाम था। रामू जोर जोर से कुदाल चला रहा था। भाइयों, देखो, अब गांव की ताकत किसी हवेली में रहने वाले के पास नहीं, बल्कि हमारे आपसी मेल जोल में है। दिन भर की मेहनत से शाम तक नहर फिर से मजबूती से खड़ी हो गई। पानी का बहाव नियंत्रित हो गया। लोग हाथ मुंह धोकर खड़े हुए और गर्व से कहने लगे, ये नहर अब हमारी अपनी है। इसे कोई बेच नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। उस शाम गांव के बच्चे दौड़ते खेलते झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने माया और छोटू के दरवाजे पर रंग बिरंगे फूल रख दिए। ये हमारी तरफ से जीत का तोहफा है। छोटू ने खिलखिलाकर हंसते हुए सबका धन्यवाद किया। धन्यवाद। अब हमारी बांस की झोपड़ी में सिर्फ हमारी हंसी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का विश्वास भी बसा है। गांव में अब उम्मीद की गूंज थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अगर वो सच के साथ खड़े हों तो सबसे ताकतवर अन्याय भी टूट सकता है। लेकिन हवा में अभी भी हल्की सी चिंता थी, क्योंकि सभी जानते थे भूपन सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। गांव में नहर की मरम्मत के बाद माहौल कुछ दिनों तक शांत भरा रहा। बांस की झोपड़ी अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग माया से सलाह लेने आने लगे और बच्चों ने छोटू को अपना छोटा नेता कहना शुरू कर दिया। लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर
भूपन सिंह की हार का जहर पल रहा था। वह अक्सर रातों को बेचैन टहलता और बड़बड़ाता, गरीब औरत और उसका छोकरा मुझे हरा देंगे। पंचायत ने मेरा अपमान किया, ये मेरी तौहीन है। अब इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। एक रात उसने अपने खास गुंडों को बुलाया। सुनो, अब हमला सीधे झोपड़ी पर होगा। गरीबी उनकी ताकत बन गई है, इसलिए गरीबी को ही उनका दुश्मन बना दो, झोपड़ी को ही मिटा दो, ताकि उनके पास न छत बचेगी न हिम्मत। गुंडे दांत निकालकर हंस पड़े। मालिक, आप चिंता न करें, रहमत की रात आने वाली है, उसी के बहाने हम सब कुछ कर डालेंगे। कुछ दिन बाद गांव में मेले जैसा माहौल था। पास ही के मंदिर में सालाना उत्सव हो रहा था। ढोलक और नगाड़ों की आवाज हर गली में गूंज रही थी। लोग, बच्चे बड़े सब वहां गए हुए थे। माया और छोटू भी जाने वाले थे, लेकिन माया ने कहा, बेटा, मैं अभी काम निपटा कर आऊंगी, तू रामू के साथ वहां जा, मैं बाद में मिलूंगी। छोटू ने खुशी खुशी हामी भरी और रामू के साथ मेले की तरफ दौड़ गया। उधर मौका देखकर भूपन सिंह और उसके आदमी झाड़ियों से निकलकर झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं। जल्दी करो, आग लगा दो। जब तक लोग मंदिर में व्यस्त हैं, यह बांस की झोपड़ी राख हो जाएगी। एक गुंडे ने मशाल जलाई और झोपड़ी के कोने में डाल दी। पल भर में सूखी बांस की दीवार धुआं छोड़ने लगी। चिंगारियां उठीं और आग भड़कने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छोटू को मेले में खेलते वक्त अचानक बेचैनी हुई। उसने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, रामू भैया, दिल घबरा रहा है, चलो अम्मा को देखते हैं। रामू ने हामी भरी और दोनों तेजी से झोपड़ी की ओर दौड़े। जैसे ही पहुंचे, उन्होंने दंग रहकर देखा। झोपड़ी में आग लगी हुई थी। माया बाहर खड़ी थी और हताशा में पानी की बाल्टी फेंक रही थी। अम्मा! छोटू चीखा। गांव वाले भी शोर सुनकर भागे। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग बाल्टियां भर भर कर लाने लगे, लेकिन बांस की झोपड़ी आधे हिस्से तक पहले ही जल चुकी थी। छोटू आग की ओर भागा, पर रामू ने उसे रोक लिया। पागल मत बन, जल जाएगा, छोटू ने गुस्से में कहा। नहीं, ये सिर्फ झोपड़ी नहीं है, हमारी हंसी कैद है इसमें। वह अपनी छोटी बाल्टी उठाकर पानी ढोने लगा। उसका मासूम चेहरा पसीने और आंसुओं से भीग चुका था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जुट गए। बच्चों ने भी पानी ढोने में मदद की। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। झोपड़ी आधी जल चुकी थी। बांस काले हो गए थे और छप्पर का हिस्सा राख बन गया, लेकिन बचा हुआ हिस्सा अब भी खड़ा था। गांव वाले सहानुभूति से माया की ओर देखने लगे। बहन, हम सब जानते हैं यह हादसा नहीं, कोई चाल है। ये भूपन सिंह का ही काम होगा। माया कांप रही थी। उसने छोटू को सीने से लगाकर कहा, देखा बेटा, दूसरों की नफरत कितनी बड़ी आग बन सकती है। लेकिन छोटू की आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। अम्मा, हमारी झोपड़ी आधी जली, लेकिन हमारी हंसी नहीं जली। अब हम इसे और बड़ा बनाएंगे। ऐसी झोपड़ी जो सिर्फ बांस की न होकर पूरे गांव का सहारा बने। रामू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अगर ये झोपड़ी राख हुई है तो इसे फिर खड़ा करने में पूरा गांव हाथ बटाएगा। लोग आपस में बातें करने लगे। सच में, क्यों ना हम सब मिलकर इसे फिर खड़ा करें। ये सिर्फ माया की झोपड़ी नहीं, ये गांव की पहचान बन गई है। भूपन सिंह दूर से छिपकर यह सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि लोग डरकर माया से दूर चले जाएंगे, लेकिन उल्टा, लोग अब और ज्यादा उसके साथ खड़े हो गए थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दांत पीसकर कहा, ये लोग मेरी ताकत भूल गए हैं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उस आग की राख में सिर्फ बांस नहीं जले थे, बल्कि गांव वालों की हिम्मत भी तपकर सोना बन गई थी। अब वे और मजबूती से खड़े होने वाले थे। माया ने सबकी ओर देखकर कहा, अगर यह झोपड़ी राख हुई है तो हम इसे फिर उठाएंगे, और इस बार यह सिर्फ मेरी नहीं होगी, बल्कि पूरे गांव की झोपड़ी होगी। गांव में तालियों की गूंज उठी। छोटू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, देखो, राख से भी नया सपना उठ खड़ा होगा। और उसी जल चुकी बांस की झोपड़ी के धुएं में गांव वालों के नए इरादों की रोशनी जगने लगी। आग बुझने के बाद बांस की झोपड़ी आधी खंडहर में बदल चुकी थी। चारों ओर जली हुई राख और टूटे बांस बिखरे पड़े थे। हवा में धुएं की गंध अभी भी तैर रही थी।
लेकिन उस राख के बीच खड़े छोटू और माया के चेहरे पर हार नहीं थी, बल्कि गहरी दृढ़ता थी। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक जो डर उनकी गर्दन झुकाकर रखता था, वह मानो इस राख के साथ जलकर खत्म हो चुका था। धीरे धीरे कई लोगों ने आगे आकर माया का हाथ थाम लिया। हरिया काका आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, माया बहू, अब ये झोपड़ी सिर्फ तेरी नहीं रही, अब इसे पूरा गांव मिलकर बनाएगा। ये आग सबके दिलों में लगी है। रामू ने जोश भरते हुए कहा, हाँ, हम सब मिलकर ऐसी झोपड़ी खड़ी करेंगे जो सिर्फ बांस पर नहीं, बल्कि हमारे साहस और एकता पर टिकी होगी। भीड़ से आवाजें उठीं, हाँ, हम सब मिलकर करेंगे। एक एक ईंट, एक एक बांस हम देंगे। ये झोपड़ी अब हमारी साझा ताकत होगी। माया की आंखों से आंसू रुक न पाए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप सबका साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान गवाह है, इस गांव को मैं अपनी जान देकर भी संभालूंगी। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हो गई। गांव के किसान अपने अपने खेतों से बांस काट कर लाए। कोई सीमेंट जैसी मजबूत मिट्टी का घोल बनाने लगा, तो कोई छप्पर के लिए पत्तियां इकट्ठा करने लगा। औरतें साथ में खाना बनाने लगीं, ताकि काम करने वालों को भूखा न रहना पड़े। छोटू भी पीछे नहीं रहा। वह बच्चों की टोली का नेतृत्व कर रहा था। कभी मिट्टी का घड़ा उठाकर ढोता, कभी बांस के छोटे टुकड़े इकट्ठे करता। बच्चे हंसते मुस्कुराते बोलते, अब ये हमारी झोपड़ी है, देखना कैसी सुंदर बनेगी, पूरे गांव में सबसे अच्छी। रामू ने बच्चों की ओर देखकर कहा, यह काम सिर्फ झोपड़ी खड़ी करने का नहीं, बल्कि गांव के दिल जोड़ने का है। जब सब एक हो जाते हैं तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। काम के दौरान माहौल बिल्कुल मेले जैसा हो गया। लोग गाते गुनगुनाते काम कर रहे थे। औरतें कह रही थीं, ये छत अब सिर्फ धूप बारिश से नहीं, बल्कि डर से भी बचाएगी। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे झोपड़ी का आकार सामने आने लगा। पहले मजबूत खंभे गड़े, फिर दीवारें खड़ी की गईं। गांव का हर आदमी और बच्चा उसमें अपनी मेहनत और पसीना जोड़ रहा था। छोटू मिट्टी लगाते हुए बोला, अम्मा, अब ये झोपड़ी सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। इसमें सबकी हंसी गूंजेगी। माया ने उसे गले से लगाकर कहा, हाँ बेटा, अब कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। जब झोपड़ी की छत बनने लगी तो पूरा गांव छत पर पत्तियां डालने के लिए इकट्ठा हुआ। बच्चे ऊपर चढ़कर पत्तियां बिछा रहे थे और नीचे से औरतें गाने गा रही थीं, आओ मिलकर छत सजाएं, आओ सपनों का घर बनाएं। गांव के कानों में लंबे समय बाद यह गीत उम्मीद की धुन बनकर गूंज रहा था। उधर भूपन सिंह दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से और लाचारी से लाल हो रहा था। क्या इन गरीबों को मेरी परवाह नहीं रही? ये लोग मेरी हवेली को छोड़ इस झोपड़ी को अपना महल बना रहे हैं। उसके गुंडे बोले, मालिक, अब लोग आपके डर में नहीं हैं। भूपन सिंह ने दांत पीसे, ये आग आसान नहीं, मैं देखता हूं ये कब तक टिकते हैं। लेकिन सच यह था कि गांव की एकता अब उसकी ताकत से बहुत बड़ी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में बांस की झोपड़ी नई शक्ल ले चुकी थी। साफ मिट्टी की दीवारें, मजबूत बांस की चौखटें और हरे पत्तों की छत। वह झोपड़ी पहले वाली से कहीं अधिक सुंदर, मजबूत और सुखद लग रही थी। गांव वाले इकट्ठा हुए और माया से बोले, अब ये सिर्फ तेरा नहीं, सबका घर है। जब इसमें हंसी गूंजेगी तो पूरा गांव उसमें शामिल होगा। छोटू फूला नहीं समा रहा था। उसने जोर से कहा, हाँ, अब यह झोपड़ी पूरे गांव की हंसी का घर है। लोगों की तालियां और हंसी गूंज उठी। उस रात जब सब लोग अपने अपने घर लौटे और माया अपनी नई झोपड़ी में बैठी, छोटू अचानक बोला, अम्मा, देखो ना, राख से भी सपना जन्म ले सकता है। हमारी झोपड़ी अब राख से फूल बन गई है। माया ने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, हिम्मत और साथ हो तो राख भी सोना बन जाती है। और उस रात बांस की झोपड़ी से फिर वही हंसी गूंजी। लेकिन इस बार वह हंसी न केवल मां और बेटे की थी, बल्कि हर कोने से पूरे गांव की हंसी उसमें शामिल थी। नई बांस की झोपड़ी खड़ी हो चुकी थी। अब वह केवल मिट्टी, पत्तों और बांस की दीवारों का घर नहीं रह गया था। वह पूरे गांव की मेहनत और एकता का प्रतीक बन चुका था। शाम को जब उसमें दिया जलता और हंसी गूंजती तो पूरा गांव ठहर कर सुनता। लेकिन एक जगह ऐसा था जहां यह हंसी चुभन पैदा कर रही थी, भूपन सिंह की हवेली।
उसकी आंखों के सामने उसकी हार दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? उसने अपने गुंडों से कहा। लोग अब मेरे पास सलाह लेने नहीं आते। कल तक जो डर से झुकते थे, आज सर उठाकर बांस की झोपड़ी की ओर जाते हैं। अगर ये हाल रहा तो जमींदार की हैसियत गांव में कौन मानेगा? उसके मन में एक और चाल जन्म लेने लगी। ठीक है, अगर उन्हें एक झोपड़ी ने जोड़ा है तो मैं उन्हें आपस में बांटकर कमजोर कर दूंगा। इन गरीबों की सबसे बड़ी ताकत है सहयोग। अगर ये सहयोग टूट गया तो झोपड़ी खुद ढह जाएगी। अगले ही दिन भूपन सिंह ने अपने खास आदमियों को गांव में भेजा। उन्होंने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू की। किसान कत्तू के कान में बोला गया, अरे सुना तूने, उस नई झोपड़ी की छत तेरे बांसों से बनी है, लेकिन वहां किसी ने तेरा नाम तक नहीं लिया। ये सब माया और रामू का नाम गाते हैं। फिर दूसरे किसान धनीराम के पास जाकर कहा गया, तेरी मिट्टी से दीवार खड़ी हुई और तेरी मेहनत से झोपड़ी बनी, पर तालियां सिर्फ छोटू के लिए बजीं। क्या यह न्याय है? धीरे धीरे गांव में खुसर पुसर फैलने लगी। सच में सब हमारी मेहनत भूल गए। नाम बस उन्हीं का है, बाकी लोग क्या मिट्टी खोदते रहे। माया ने यह आंखों से देखा और घबरा गई। उसने छोटू से कहा, बेटा, यह गांव फिर से टूटने लगा है। भूपन सिंह वही कर रहा है जो वह हमेशा करता है। अब हमें क्या करना चाहिए? छोटू ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में शरारती चमक और समझदारी की गहराई साथ साथ थी। अम्मा, जो चीज हमें जोड़ती है वह झोपड़ी नहीं, हमारी हंसी है। अगर हम सबको उस हंसी का हिस्सा बना देंगे तो कोई हमें नहीं बांट पाएगा। रामू ने पूछा, पर कैसे? छोटू मुस्कुराया। सोचो, अगर हंसी एक जगह बंधी नहीं रहे बल्कि पूरे गांव में गूंजे तो लोग समझेंगे कि यह सबकी है। उसने तुरंत बच्चों की टोली इकट्ठी की और कहा, आज शाम हम एक खेल करेंगे। सब लोग बांस की झोपड़ी पर इकट्ठा होंगे, पर इस बार हर किसान अपने काम, अपने बांस, अपनी मिट्टी की कहानी सुनाएगा। फिर सब मिलकर गाएंगे और हंसेंगे। इससे सब समझेंगे कि यह झोपड़ी सबकी है। शाम होते होते बांस की झोपड़ी के सामने गांव वाले जुटने लगे। रामू ने ढोलक संभाली, औरतों ने गीत की तैयारी की। हर किसी को अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया गया। कत्तू बोला, ये छत मेरे बांसों से बनी है। जब भी हवा इसमें गूंजेगी ये मेरी मेहनत की याद दिलाएगी। धनीराम ने कहा, इन दीवारों की मिट्टी मैंने दी है। जब भी ये दीवारें लोगों को सर्दी से बचाएंगी ये मेरी भी ताकत बताएंगी। हर किसान, हर मजदूर बारी बारी से अपनी बात रखता गया। धीरे धीरे सबके चेहरे खिल उठे। फिर छोटू ने हाथ उठाया और कहा, देखो, ये झोपड़ी माया की भी है, रामू की भी, कत्तू धनीराम की भी और तुम सबकी भी। अगर एक की मेहनत हट जाए तो ये झोपड़ी अधूरी हो जाएगी। इसलिए इस झोपड़ी की हंसी सबकी है, कोई एक नहीं, सबकी। अब से यह सिर्फ बांस की झोपड़ी नहीं बल्कि पूरे गांव का घर है। गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चे नाचने लगे, औरतें गीत गाने लगीं। बुजुर्गों के चेहरे पर सालों बाद संतोष झलकने लगा। लेकिन यह नजारा भूपन सिंह के लिए असफलता का तमाचा था। वह परछाइयों में खड़ा सब देख रहा था। उसकी उम्मीद थी कि गांव वाले टूट जाएंगे, पर यहां तो वे और मजबूत होकर एकजुट हो गए थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अगर बांस की झोपड़ी को मिट्टी और बांस नहीं गिरा सकते तो मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। अब अगला वार सीधा छोटू पर होगा। जब तक यह बच्चा है लोग इसे नेता मानते रहेंगे। मुझे इसे ही रास्ते से हटाना होगा। उधर झोपड़ी से रात भर हंसी की गूंज गांव की गलियों में फैलती रही और छोटू अपनी अम्मा के पास लेटे हुए धीरे से बोला, अम्मा, हमने आज गांव को दोबारा जोड़ा, लेकिन लगता है भूपन सिंह अभी हार नहीं मानेगा। माया ने सिर सहलाकर कहा, हाँ बेटा, पर याद रख, हंसी कभी हारती नहीं। जितना वो बांटने की कोशिश करेगा उतना हम जोड़ेंगे। और उस रात बांस की झोपड़ी से उठी हंसी की गूंज ने पूरे गांव को नींद में डुबा दिया। नींद, लेकिन मजबूती और आत्मविश्वास की। भूपन सिंह की चालें लगातार असफल हो रही थीं, लेकिन उसके मन में गुस्से की ज्वाला अब और प्रचंड रूप ले चुकी थी। अगर छोटू ही सबका नेता है, सबकी हिम्मत है, तो क्यों ना उसी को रास्ते से हटा दूं। जब तक यह छोकरा जिंदा रहेगा मेरा डर किसी पर नहीं चलेगा, उसने सोचा। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी और गांव वाले अपनी झोपड़ियों में सो चुके थे,
भूपन सिंह ने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, कल मेले सा माहौल होगा। सब बच्चे पास के तालाब में खेलने जाएंगे। छोटू भी वहां होगा। उसी वक्त इसे डुबाकर मार दो। सबको लगेगा हादसा हुआ है और मां की हिम्मत अपने आप ढह जाएगी। गुंडे उसकी आज्ञा मानकर तैयार हो गए। अगली सुबह सचमुच गांव में उत्सव जैसा माहौल था। किसान अपनी मेहनत पर गर्व कर रहे थे। बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। रामू भी बच्चों का ध्यान रख रहा था। छोटू पानी में कूद कूद कर शोर मचाता रहा। उसकी खलखलाहट से पूरा तालाब गूंज रहा था। उसी समय भूपन सिंह के आदमी धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में शातिर चमक थी। जैसे ही छोटू गहराई तक तैर कर गया, उनमें से एक आदमी चुपके से पीछे उतरा और उसके पांव पकड़कर नीचे खींचने लगा। छोटू एक पल के लिए घबरा गया। सांस थमने लगी, पर अगले ही क्षण उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने पास के बांस के एक तनके को पकड़ा और पूरी ताकत से गुंडे के चेहरे पर मारा। गड़बड़ा कर वह छोड़ दिया और छोटू जोर से चिल्लाया, रामू भैया बचाओ। शोर सुनते ही रामू पानी में कूद पड़ा। उसने उस गुंडे को पकड़ लिया और दोनों लड़ते लड़ते किनारे तक पहुंच गए। तालाब के किनारे लोग दौड़ पड़े। छोटू कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, सब देख लो, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे डुबाने की कोशिश की, और इनके पीछे और कोई नहीं बल्कि भूपन सिंह ही है। गांव एक आवाज में गूंज उठा, आज हद हो गई। बच्चे की जान लेने की सोच सकते हैं ये। लोग टूट पड़े। उन्होंने गुंडों को पकड़कर चौपाल तक लाया। वहां सब इकट्ठे हो गए। मुखिया रघुनाथ ने कठोर स्वर में कहा, भूपन सिंह, अब बहुत हो चुका। तू न सिर्फ गांव को बांटने और बर्बाद करने पर तुला था, बल्कि आज तूने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की है। यह तेरे पाप का अंत है। गांव वाले क्रोध से गरज रहे थे। हां, इसके जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होंगे। हम अब इसे गांव में एक पल भी नहीं रहने देंगे। भूपन सिंह के चेहरे पर सफेदी छा गई। उसकी आंखों में अब वही घमंड नहीं बल्कि हार और डर था। उसने हाथ जोड़ने की कोशिश की, पर लोग अब ठान चुके थे। पंचायत ने उसी समय फैसला किया, भूपन सिंह को अपनी जमीन हवेली छोड़कर गांव से बाहर जाना होगा और उसकी संपत्ति गांव वालों में बांटी जाएगी, ताकि सभी के खेत और जीवन फिर से संवर सकें। लोगों ने तालियों और नारों से चौपाल गूंजा दी। अब गांव आजाद है। अब डर नहीं, सिर्फ हंसी होगी। छोटू को गांव के बच्चे अपने कंधों पर उठा ले गए। छोटू भैया, छोटू भैया। उसकी खलखलाहट तालाब से लेकर चौपाल तक सुनाई देती रही। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू गर्व के थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज आप सबने दिखा दिया कि गांव की ताकत मिलजुल कर रहने में है। मेरी झोपड़ी अब सिर्फ मेरा घर नहीं रही, ये पूरे गांव का दिल बन चुकी है। हरिया काका ने लाठी टेक कर कहा, आज इस गांव ने असली दौलत पाई है, संतोष और अपनापन। रामू ने भी मुस्कुराकर कहा, और यह सबक हमें एक छोटे बच्चे ने सिखाया है। छोटू, तू इस गांव का हीरो है। गांव वाले खुशी से गा उठे। उस रात जब नई झोपड़ी में सब गांव वाले बैठे तो हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चे खेले, औरतें गाएं, बूढ़े बुजुर्ग संतोष से बैठे रहे। छोटू अम्मा के पास लेटा और धीमी आवाज में कहा, अम्मा, हमारी बांस की झोपड़ी ने सबको साथ जोड़ दिया। अब कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, कभी कोई अकेला नहीं रोएगा। माया ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटा, तूने साबित कर दिया कि हंसी ही असली दौलत है, और इसी हंसी में नींद भी है, चैन भी। और उसी रात बांस की झोपड़ी से उठी हंसी गांव की सीमाओं से आगे बढ़कर खेतों, पगडंडियों और नदी तक फैली। गरीबी के बीच भी जब हंसी गूंजे तो वह सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। और इस तरह कहानी का अंत हंसी, अपनापन और उम्मीद की उस गूंज में हुआ जिसने सबको चैन की नींद दे दी। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। ऐसा करने से YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, इसलिए दर्शक बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे तो बस अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।